नमस्कार विद्यार्थियों हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसके पीछे के क्या कारण होते हैं। चूंकि हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं इस वाले वीडियो में कि उस कॉन्स्टिपेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं और उसका हम उपचार किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि कारण हमें पता है क्या क्या कारण है हमारे पास में, तो हम उसको उसी तरीके से उपचार भी कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या ऐसी समस्या है जिसको थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के द्वारा आसानी से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जितने भी प्रकार के कॉन्स्टिपेशन आपने देखे हैं, तीनों प्रकार के जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उसके लक्षण जो होते हैं वह ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सबसे पहला है पेट फूलना। पेट फूलने की समस्या इसलिए होती है बच्चों क्योंकि जो मल होता है वह हमारी जो आंतें होती हैं उसके अंदर ही रह जाता है। चूंकि मल जो होता है उस आंतों के अंदर ही रह जाता है और हम भोजन ग्रहण ही करते रहते हैं बार बार, और जो आंतें होती हैं वो पूर्ण तरह से साफ नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमें हमेशा जो भी व्यक्ति होता है, जो भी रोगी होता है, जो कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित होता है, उसे ये महसूस होता है कि उसका जो पेट है वह निरंतर फूल रहा होता है। समस्या सिर्फ इतनी होती है कि जो मल होता है वह जो आंतें होती है उसके अंदर रह जाता है। इस कारण से उसके पेट फूलने की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूख न लगना। स्वाभाविक सी बात है, जब आपकी जो आंतें हैं वह भरी हुई हैं, ठीक है, आपकी जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति की जो आंतें हैं वह भरी हुई हैं, वह साफ नहीं हो पा रही हैं। अब चूंकि वो साफ नहीं हो पा रही है इसलिए व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी। आप इसको इस तरीके से देखिए, कोई डिब्बा भरा हुआ है ना, अब डिब्बे भरे हुए में आप कुछ और भर सकते हैं? नहीं भर सकते ना। उसी तरीके से हमारे जब पाचन तंत्र में छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो मल के द्वारा पूरी तरीके से भरी हुई है, तो हम जो रोगी होता है वह रोगी को भूख नहीं लगती है। पेट में गैस बनना। अब समस्या ये आती बच्चों, मल तो त्याग नहीं हो पा रहा है ना, और जो हमारे शरीर के अंदर जो रसायन होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, वो पाचक रस निरंतर निकलते रहते हैं अंगों से। चूंकि पाचक रस निकलते रहते हैं अंगों से, व्यक्ति को भूख नहीं लग रही होती है, तो जो गैस की समस्या होती है वह बढ़ जाती है और व्यक्ति के पेट में गैस बनना लग जाता है। अब बहुत सारी समस्या हो रही है हमारे साथ में, ठीक है। समस्या ये हो रही है कि हमारा पेट साफ नहीं है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है। कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम के कारण से गैस का निर्माण हो रहा है, पेट के अंदर गैस का निर्माण होने के साथ पेट फूल रहा है। तो ये जो समस्याएं जो हो रही होती हैं उस समस्याओं पे रोगी का ध्यान जाता है। रोगी का ध्यान कंप्लीटली अपने पाचन तंत्र के ऊपर होता है, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर होता है। कॉन्स्टिपेशन और पाचन तंत्र के ऊपर होने के कारण से जो व्यक्ति होता है उसे किसी भी कार्य में अरुचि महसूस होने लग जाती है। जब तक पेट साफ नहीं होता है वह कोई भी कार्य में उसका मन नहीं लगता। ये एक मानसिक रूप से हम उससे जुड़ जाते हैं और मानसिक समस्याएं होने लग जाती हैं, बेचैनी होने लग जाती है। बट ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो चाहे कोई सा भी होता है ना, चाहे अवरोधात्मक कब्ज हो, कोई सा भी कब्ज हो, परंतु कब्ज तो कब्ज है ना, कॉन्स्टिपेशन तो कॉन्स्टिपेशन है। अब चूंकि कॉन्स्टिपेशन में मल त्यागना अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, पेट फूल रहा होता है, बार बार ये महसूस होता है कि मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, मल त्यागने जाना पड़ेगा। इस कारण से व्यक्ति को बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। और साथ में क्या होता है बच्चों, जो आपकी जो आंतें होती ना वो इसका क्रमाकुंचन गति अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, तो उस कारण से बेचैनी जो होती है व्यक्ति में वह बेचैनी इंक्रीज होने लग जाती है। साथ ही पेट दर्द की समस्या होती है। कई बार क्या होता है बच्चों, बहुत सारी समस्याएं हो रही है ना, एक ही समस्या। अच्छा, ऐसा नहीं है किसी में कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि शरीर सबका अलग अलग होता है ना, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकता है किसी का व्यक्ति का पेट फूल रहा हो, किसी व्यक्ति को गैस का प्रॉब्लम आ रही है, किसी व्यक्ति को भूख ना लग रही हो, किसी को बेचैनी ज्यादा हो रही हो, किसी को बेचैनी कम हो रही हो। ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है ना। परंतु पेट दर्द की समस्या भी इस कारण से उत्पन्न होती जाती है क्योंकि क्रमाकुंचन गति जो होती है वह नहीं हो पाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इस कारण से आप देखिए, कोई चीज को आप सिल्क को हाथ लगाएंगे, है ना, जब सिल्क के कपड़े को हाथ लगाएंगे तो कैसा होगा, वो नरम सा होगा। वही जूट को हाथ लगाएंगे तो कड़ापन होगा। तो जब कड़ापन की समस्या आ रही है तो वही कड़ापन किस में दिखाई देगा, पेट में दिखाई देता है।
अगर मसल्स आपकी बहुत अच्छी तरीके से काम करे तो पेट नरम हो जाएगा। होता है ना ये बात। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आसानी से हाथ लगा के आपके पेट को देख सकता है कि आपके पेट में मसल्स जो है वो सॉफ्ट हैं या कड़ी हैं। ठीक है, वो कैसे हो कि पेट दर्द हो रहा होता है तो पेट में यदि नरम है पेट, यानी कि मांसपेशियां मुलायम है, नरम है। यदि मांसपेशियां नरम नहीं है तो वो कैसा होगा, कड़क होगा, और कड़क जब होती है मांसपेशियां तो वह पेट दर्द का रूप ले लेती है। समझ में आ रहा है ना आपको बच्चों? जैसे हम आपको एग्जांपल दिया हमने, सिल्क है वो नरम है और जो जूट है वह क्या है, कड़क है। अब कड़क चीज होगी तो वो उसके मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वह एक तरीके से पेट दर्द की समस्या करती है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है तब जो जीभ होती है वह सफेद रंग की होने लग जाती है। ठीक है, जीभ क्या हो जाती है, सफेद रंग की होने लग जाती है। जीभ के ऊपर एक हल्की सी सफेद रंग की परत सी जमने लग जाती है और कंटिन्यू वो परत जमने लग जाती है। इसका इंडिकेशन होता है कि व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित होती है। और एक्सेस में जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तब क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं अवरोधात्मक कॉन्स्टिपेशन की, जब अवरोधात्मक कब्ज होता है तब क्या होता है कि जो कोलन होता है ना उसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो कड़क हो जाती हैं। मांसपेशियां कड़क हैं, जो आपका मल है उसमें पानी की मात्रा कम होने से मल भी कड़क है। तो आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं वो कड़क होने के साथ में वो ब्लड होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है उसकी फट जाती है। तो मल के साथ में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो आने लग जाता है। कई बार जो पाइल्स की समस्या होती है, पाइल्स की समस्या में भी यही प्रॉब्लम आती है कि जो आसपास की जो मांसपेशियां होती है वो कड़क हो जाती है। कड़क होने के कारण से उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वह फटने लग जाते हैं और मल के साथ में क्या होता है, रक्त आना लग जाता है। जब मल के साथ में रक्त की समस्या होने लग जाती है तभी समझ लेना चाहिए कि जो कॉन्स्टिपेशन जो होता है वह कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है, बहुत सीवियर वाला होता है। ठीक है, पेट दर्द हो रहा है, पेट का फूलना हो रहा है, पेट का गैस बनना होता है, ये समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, ये हम हमारी दिनचर्या को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। परंतु यदि मल के साथ में रक्त का प्रवाह होने लग जाता है और लंबे समय तक रहता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वह दिन पर दिन सीवियर होती जा रही है। इस समय डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन के द्वारा कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर सकते हैं। परंतु बीइंग ए होम साइंटिस्ट, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वह उपचार के द्वारा, है ना, विभिन्न तरह के उपचार दे देते हैं। उपचार के द्वारा आसानी से इसको ठीक करने की सलाह दे सकते हैं। किस तरीके से उपचार किया जाता है? सबसे पहले अधिक मात्रा में जल ग्रहण किया जाएगा। आपने देखा होगा कई बार आप नाली जो ब्लॉक हो जाती है, हम खूब पानी डालते हैं, है ना, खूब पानी डालने से जो कचरा होता है नाली का वह निकल जाता है। सेम हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हमारे शरीर के अंदर जो आंतें होती हैं उसके अंदर मल फंस रहा होता है, उसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और यदि हम बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का पिएंगे तो जो मल होता है, या क्योंकि होता तो अपशिष्ट पदार्थ है वो, है ना, शरीर के अंदर हमारे द्वारा ग्रहण किया गया अपशिष्ट पदार्थ होता है जो शरीर के को लगता है कि वो शरीर के लिए यूजफुल नहीं है। यदि आप उसको अधिक मात्रा में जल ग्रहण करेंगे तो वो जल में क्या होगा, घुलने लग जाता है। और घुलने के कारण से जो मल होता है वह कड़ापन कम होता जाता है। कड़ापन कम होने के कारण से वह शरीर से त्यागने में आसानी हो जाती है। तो अधिक जल ग्रहण करने से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वह दूर हो सकता है। अधिक जल ग्रहण कैसे करेंगे? हम किसी को व्यक्ति को, किसी रोगी को बोल दो कि आप खूब सारा पानी पीजिए, तो नहीं पी सकता। अलग अलग तरीके से पानी पिलाया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, खूब सारा जूस दिया जा सकता है, नींबू जो पानी है वह अधिक मात्रा में दिया जा सकता है, तो सूप है, सूप अधिक मात्रा में दिया जा सकता है। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के द्वारा अधिक जल को शरीर के अंदर भेजा जाता है, व्यक्ति रोगी को ग्रहण कराया जाता है अधिक जल, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है। चोकर सहित आटा। चोकर क्या होता है बच्चों? कई बार होता है कि हम जो है ना आटे को छान लेते हैं और आटे को छानने के पश्चात उसका उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल गलत करते हैं हम। हमें लगता है कि आटे की जो रोटियां बनेगी उसका जो परफॉर्मेंस आएगी रोटियों की, या जो रोटियां दिखने में होगी वो इतनी सुंदर नहीं होगी, ठीक है ना। परंतु इससे, है ना, हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हम बढ़ावा देते हैं। चोकर सहित आटा खाने से उसके अंदर, चोकर के अंदर काफी अच्छी मात्रा में रेशे होते हैं, और जो ये रेशे होते हैं ये क्या करते हैं,
कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं, कॉन्स्टिपेशन पे रोक लगाते हैं। यानी आप डेली अपने भोजन में किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप अपने भोजन में किस रेशो को इन्वॉल्व कर रहे हैं। नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से जो भूख की समस्या होती है वह खत्म हो जाती है, भूख लगने लग जाती है। प्लस क्या होता है कि व्यायाम करने से जो मांसपेशियां होती हैं उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। और आप नियमित रूप से बच्चों व्यायाम करेंगे तो निश्चित है कि आपको किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिजिकल प्रॉब्लम जैसे मांसपेशियों की गति की प्रॉब्लम, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है वह प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है। नियमित शौच की आदत, चाहे न चाहे अर्ली इन द मॉर्निंग शौच की आदत डालनी पड़ती है। यह आदत बचपन में बच्चों को यदि डाल दी जाती है, नियमित शौच की आदत, प्रातःकालीन शौच की आदत, तो बच्चे को जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या रोगी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं आती है ना। अगर शौच ही नियमित रूप से नहीं है, कभी मॉर्निंग में जा रहा है, कभी व्यक्ति रात को जा रहा है, कभी दोपहर में जा रहा है, तो शरीर में पाचन तंत्र में गड़बड़ियां होना निश्चित होता है। इसलिए नियमित शौच की आदत डालनी चाहिए। नियमित प्रातःकालीन शौच की आदत अवश्य डालनी चाहिए, जिससे जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है वह दूर हो जाती है। रेशे युक्त भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हमने बताया आपको कि चोकर सहित आटे का उपयोग करते हैं। साथ में आपको कौन से रेशे युक्त भोजन कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों का आप उपयोग में ले सकते हैं। ऐसी सब्जियां, ऐसी चीजें जिसमें कि रेशे नहीं होते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैदा जो होता है उसमें रेशा नहीं होता है, उसका उपयोग कम कर देना चाहिए। सलाद है, टमाटर है, खीरा है, इस तरह की जो चीजें होती हैं यह कम से कम दिन में एक बार तो लेनी ही चाहिए, कम से कम, है ना। प्लेट भर के यदि आप सलाद ले रहे हैं, दिन में एक बार कम से कम ले रहे हैं, तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी वह नहीं होगी। साथ में ये चाय, कॉफी और धूम्रपान का सेवन निषेध कर देना चाहिए। इस समय इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। चाय के में कैफीन और जो टैनिन होते हैं अवेलेबल, जो दोनों जने कॉफी के अंदर या चाय के अंदर टैनिन और कैफीन जो अवेलेबल होते हैं, यह शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन को इंक्रीज करते हैं। साथ ही कई तरह की जो समस्याएं होती हैं वह इस कारण से होती हैं। निश्चित दिनचर्या बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, जो आजकल के जो युवा वर्ग है उसके अंदर नहीं होता है। कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कोई समय निश्चित नहीं होता है। कब खाना खा रहे हैं, कोई समय निश्चित नहीं होता। इस कारण से जो ये समस्या होती है यह जनरली इस कारण से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारी कोई दिनचर्या नहीं है, हमारा कोई समय नहीं है किसी भी चीज का। तो बच्चों, हर चीज का एक समय होना चाहिए। हमें निश्चित समय पर उठना है, निश्चित समय पर पढ़ाई करनी है, निश्चित समय पर शौच डालना है, निश्चित समय पर भोजन करना है। इस कारण अगर आपकी दिनचर्या निश्चित होती है तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वह कभी भी नहीं आएगी या इसका विकराल रूप कभी भी नहीं हो सकेगा। न्यूट्रिशन के तौर पे हम आपको ये बता देते हैं कि यदि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपचार होता है, अधिक जल ग्रहण करना और अधिक रेशे युक्त भोजन का ग्रहण करना। बहुत रेशे युक्त भोजन का ग्रहण करेंगे तो जो आंतों में जो मल फंसा हुआ होता है वह निकल जाता है, और साथ में जो मांसपेशियों का जो कड़ापन होता है वह समाप्त हो जाता है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन की समस्या आसानी से दूर की जा सकती है। तो बच्चों, खाने में रेशे युक्त भोजन को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए।